उत्पत्ति की पुस्तक में एक नदी का उल्लेख है जो अदन से निकलकर 4 सहायक नदियों में विभाजित होती है, पिसोन, गीहोन, हिद्देकेल और यूफ्रेट्स। हिद्देकेल अस्सुर के पूर्व में बहती है, जबकि बाइबल के समय में टिग्रिस ने अस्सुर की पश्चिमी सीमा को परिभाषित किया था। हालांकि आधुनिक टिग्रिस और यूफ्रेट्स वर्षा से उत्पन्न होते हैं, जो उत्पत्ति अध्याय 2:5 के अनुसार बाढ़ से पहले अस्तित्व में नहीं थे। इससे कई लोग अदन के स्थान और अन्य 2 नदियों की वास्तविकता के बारे में सोचने लगे हैं। क्या वे एक वैश्विक बाढ़ से पुनः आकार लिए गए विश्व के अवशेष हो सकते हैं? हाल के समुद्र विज्ञान खोजों ने एक आकर्षक संभावना प्रस्तुत की है। लहरों के नीचे हमारी दृष्टि से छिपी हुई ठंडे घने पानी की विशाल नदियां बहती हैं। मध्य अटलांटिक रिज से उत्पन्न ये पानी के नीचे की धाराएं भूमि की सबसे शक्तिशाली नदियों को भी बौना बना देती हैं। क्या ये अदन की खोई हुई नदियां हो सकती हैं? मध्य अटलांटिक रिज एक विशाल पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है, एक ऐसा स्थान जहां पानी महासागर की तलहटी पर बहता है और पूरे ग्रह को घेरता है। एक स्थान जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं। यहां महासागर की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट से अत्यधिक गर्म पानी निकलता है, जो हजारों मील तक बहने वाली शक्तिशाली धाराएं बनाता है। ये छिपी हुई नदियां, जो नग्न आंखों से अदृश्य हैं, महासागर की तलहटी में चैनल बनाती हैं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। उत्पत्ति में गीहोन नदी का वर्णन कुश की भूमि के चारों ओर बहने के रूप में किया गया है, जिसे अक्सर अफ्रीका से जोड़ा जाता है। हालांकि कुश का सटीक स्थान विवादास्पद है। कुछ का मानना है कि इसमें अफ्रीका शामिल था, जो इन संसाधनों से समृद्ध था। क्या पिसोन नदी एक विशाल पानी के नीचे की धारा हो सकती है जो मध्य अटलांटिक रिज से उत्पन्न होती है? कल्पना कीजिए, यह धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर यात्रा करती है, खनिज और तलछट ले जाती है, फिर यह रूस और जापान की ओर बहती है, अंततः फिलीपींस के चारों ओर विभाजित होती है। यह विशाल पानी के नीचे की नदी वास्तव में एक विशाल क्षेत्र को घेर लेगी, जो संभवतः हवीला के बाइबल वर्णन से मेल खाती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। फिलीपींस उत्पत्ति अध्याय 2 से सोना, मोती और ऑनेक्स पत्थर सहित ऐतिहासिक संसाधनों में विश्व का नेतृत्व करता है। यह एक विशालकाय नदी है जिसने अपने सबसे दिलचस्प विशेषताओं गिहोन, हिद्देकेल और परात की अवधारणा की है। रिज और खाई प्रणाली, जिसे नासा और नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा महासागर तल के मानचित्रण द्वारा पुष्टि की गई है, उत्पत्ति 2 के भौगोलिक संकेतकों से मेल खाती है। लेकिन गिहोन के बारे में क्या? कुछ लोग मानते हैं कि गिहोन अफ्रीका को घेरने वाली एक गहरी महासागरीय धारा हो सकती है। यह धारा, जो मिड अटलांटिक रिज के दक्षिण अटलांटिक भाग से उत्पन्न होती है, अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर बहती होगी, इसके जलवायु और समुद्री जीवन को प्रभावित करती होगी। हिद्देकेल, जिसे रिज और खाई प्रणाली के साथ पहचाना गया है, इस विशाल धारा की एक सहायक नदी हो सकती थी जो फारस की खाड़ी की ओर शाखा बनाती। पैराट मिड अटलांटिक रिज के दक्षिणी छोर से अलग होकर दक्षिण अमेरिका के तट के साथ पश्चिम की ओर उत्तर अमेरिका में चला गया। यह धारा गिहोन के साथ मिलकर जलीय नदियों की एक जटिल प्रणाली बना देती, प्राचीन दुनिया को इस तरह आकार दिया जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। दूसरी एजड्रास की पुस्तक 6:42 के अनुसार बाढ़ से पहले पृथ्वी केवल 1/7 पानी थी, या लगभग 15%। यह अत्यधिक भिन्न परिदृश्य इन प्राचीन नदियों के निर्माण और प्रवाह को प्रभावित करता। एडन का बगीचा कभी भी पृथ्वी की सतह पर नहीं था। यह हमेशा पृथ्वी के भीतर आधुनिक फिलीपींस के क्षेत्र के नीचे था। इसीलिए बगीचा शब्द या हिब्रू में गण का अर्थ भी घेरा होता है। उद्यान में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। उत्पत्ति 3 के अनुसार मिड अटलांटिक रिज 60,000 किलोमीटर लंबे मिड ओशन रिज का हिस्सा है। हालांकि किनारे पर पहाड़ हैं, कोई भी इसे तार्किक रूप से पर्वत श्रृंखला के रूप में परिभाषित नहीं करेगा, बल्कि केंद्र में 60,000 किलोमीटर लंबी नदी। विशेषज्ञ अवसादी वैज्ञानिक डैन पार्सन्स, जो उस समय यूके के हुल विश्वविद्यालय में थे, ने बीबीसी मीडिया को बताया कि अगर आप सारा पानी हटा दें तो यह बिल्कुल एक नदी प्रणाली की तरह दिखेगा, जिसमें मोड़ और घुमाव होंगे। फिलीपींस पैसान के बाइबल विवरण के अनुरूप है। कुश का पैसान से संबंध नहीं है, बल्कि गिहोन से है। खंड 4, एक विश्व जो जलमग्न है, प्रलय से पहले की पृथ्वी की पुनर्कल्पना। यदि ये विशाल जलमग्न धाराएं कभी और भी प्रमुख थीं, तो यह प्रलय से पहले की दुनिया को नाटकीय रूप से अलग दर्शाता है। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां महासागर का तल उथला था और पृथ्वी की सतह पर कम पानी था।
कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रलय से पहले जल स्तर आज के मुकाबले केवल 15% हो सकता था। इस परिदृश्य में मध्य महासागरीय रिज अपने फूटते ज्वालामुखियों और शक्तिशाली धाराओं के साथ ग्रह की एक परिभाषित विशेषता होती। छिछले समुद्र सीधे इन विशाल जलमग्न नदियों से प्रभावित होते। पैसान, गिहोन, हिडिकल और यूफ्रेट्स महासागर की गहराइयों में सीमित रहने के बजाय भूमि को आकार देने और जीवन का समर्थन करने में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाते। यह दृष्टिकोण उत्पत्ति के विवरण की एक नई समझ प्रदान करता है। पैसान का बगीचा, अदन का बगीचा, इन 4 नदियों द्वारा सिंचित हमारे अपने से काफी भिन्न महाद्वीप पर स्थित हो सकता था, गहराई की शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकारित। अनुभाग 5, टाइटैनिक जलप्रपात, गहराई की अदृश्य भव्यता। इन जलमग्न नदियों के पैमाने को समझना कठिन है। कल्पना करें कि टाइटैनिक जलप्रपात हवा के माध्यम से नहीं बल्कि महासागर के पानी की परतों के माध्यम से बह रहे हैं। ये धाराएं जो तापमान और लवणता में अंतर के कारण संचालित होती है, भूमि पर सभी नदियों की तुलना में अधिक पानी ले जाती है। उनकी शक्ति महासागर के तल को आकार देती है, घाटियों को तराशती है और पोषक तत्वों को विशाल दूरी तक ले जाती है। वे समुद्री जीवन के प्रवास, गर्मी के वितरण और यहां तक कि हमारी सांस लेने वाली हवा को भी प्रभावित करते हैं। ये छिपी हुई नदियां जो हमारी आंखों से अदृश्य हैं, हमारे ग्रह को आकार देने वाली विस्मयकारी शक्तियों का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने महासागरों की गहराइयों का अन्वेषण जारी रखते हैं, हम एक ऐसी दुनिया की खोज कर रहे हैं जो कहीं अधिक भिन्न है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। एडन की खोई हुई नदियां, जिन्हें कभी मिथक के रूप में खारिज कर दिया गया था, हमारे ग्रह पर सभी जीवन की प्राचीनता और परस्पर संबंध को समझने की कुंजी हो सकती हैं। अंततः विज्ञान ने महान गहराई के बाइबल फव्वारों की खोज की है। उन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है और वे केवल महासागर के तल पर रिज और खाई प्रणाली के भीतर ही मौजूद हैं, जो अदन से निकलने वाली नदियां हैं।